गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 और 7 जनवरी के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। 10 मेजर टॉपिक्स जो है द हिंदू पीआईबी से उसे हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2014 बैच। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 मेजर टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बारे में जानेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी को लेकर एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन देखेंगे, एशियन वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस 2020 के बारे में जानेंगे। देन यक्षांगना, आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर से एक टॉपिक है जो कि न्यूज़पेपर में दिया गया था, इसके बारे में 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फ्रीड बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और फाइनली जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है यूएई की लोकेशन के बारे में एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। दीज आर द वेरी शॉर्ट रिवीजन वीडियोस जो 1 से 2 मिनट में आपके रिवीजन के लिए बनाए गए हैं, ताकि एग्जाम के आते आते आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो जब भी इस तरीके का जो वीडियो आपके सामने आता है तो उसको देखकर आंसर को सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमने 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले किया हुआ है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई दीज रिवीजन वीडियोज आर देयर, ताकि आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाए और आप इसके आंसर को भी दे पाए। तो यहाँ पे वेट मत करिएगा मेरे आंसर बताने का, आप खुद आंसर को सोचिएगा और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। आप जानते हैं कि अनअकैडमी के ऊपर 3 बजे रोज क्लासेस होंगी, एक्सेप्ट सैटरडे को छोड़कर। तो 3 बजे आप इस लेक्चर को, जो हम लाइव लेक्चर करेंगे, लाइव एमसीक्यू सोल्व करेंगे, वहां पर लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं। 3 बजे आज भी इसकी क्लास होने वाली है। तो यहां पे आपका टारगेट होना चाहिए कि 6 या 6 से ज्यादा का स्कोर आपका है, विच इज द कट ऑफ स्कोर, और 6 से कम का अगर स्कोर आता है तो दोबारा से इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेरियस स्टेटमेंट्स आपको दे रखे और पूछा कि बताएं 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। Procedure established by law means that a law enacted by the legislature or the concerned body is valid only if the correct procedure has been followed। तो प्रोसीजर established by law का मतलब है कि लॉ जो अनेक्ट किया गया, लॉ जो बनाया गया है, वो तभी ठीक होगा जब जो प्रोसेस है उसको फॉलो सही तरीके से किया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ डॉक्ट्रिन दैट पर्टेन्स टू प्रोसीजर एज वेल एज फेयरनेस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर और फेयरनेस दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। देन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र किया हुआ है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी पर्टिकुलरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को लेकर न्यूज के एक आर्टिकल दिया गया था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की बात करते हैं, ठीक है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो प्रोसीजर नाम में ही है प्रोसीजर, तो इसमें फोकस किस पे रहता है, प्रोसीजर के ऊपर, कि क्या लॉ बनाते हुए प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो जुडिशरी सिर्फ यही चीज देखती है कि अगर प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो ये हो जाता है ठीक, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो आपका लॉ हो जाता है गलत। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा देखी जाती है, वो है प्रोसेस के साथ साथ जस्टिस या फेयरनेस भी देखी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोसेस के साथ साथ क्या चीज देखी जाती है इसके अंदर, जस्टिस जो है लॉ की देखी जाती है कि लॉ जो बनाया गया है क्या वो ह्यूमेन भी है अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर या अपने कैरेक्टर के अंदर या नहीं। अगर वो जस्टिस उसके अंदर देखी जाती है, ह्यूमेन लॉ होता है, वो फेयरनेस होती है उसके अंदर, देन दैट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तब उस पर टिक उसको अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस फेयरनेस अगर होगी तो क्या होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन याद रखिएगा। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब यही होता है कि प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर प्रोसीजर के साथ साथ एक चीज और देखी जाती है, वो होती है फेयरनेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। मैंने अपनी 200 डेज की सीरीज में इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके भी समझाया, तो प्लीज वहां पर आपने सब्सक्राइब किया हो तो देख लीजिएगा इस चीज को। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, दिस क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, काफी न्यूज में है अभी। विच आर द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके अंदर कौन कौन से नीचे से इमारतें आती हैं। तो बेसिकली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर मना कर दिया कि ये कोई यूनिक या ग्रेटर हाइट एंड जुडिशियल रिव्यू का एरिया नहीं है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस पर्टिकुलर एरिया डज नॉट रिक्वायर हाइट एंड और ग्रेटर जुडिशियल रिव्यू, यहां पे ज्यादा जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। सेंट्रल विस्टा के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, क्या राष्ट्रपति भवन इसमें आता है, व्हाट अबाउट पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो इसमें आती है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑफ न्यू दिल्ली इंक्लूड्स क्या क्या आता है इसके अंदर, राष्ट्रपति भवन आता है, पार्लियामेंट हाउस आता है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों ब्लॉक्स आते हैं, इंडिया गेट इसमें आता है और नेशनल आर्काइव्स भी इसमें आता है। तो पूछा जा सकता है सेंट्रल विस्टा में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे तीनों ही हमारी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे तीनों इमारतें जो है वो करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है जून 2017 में सऊदी अरेबिया और उसके जो एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया के दोस्त कौन कौन है, यूएई इसका एक दोस्त है, एक सहायक कंट्री है, बहरीन भी एक इसका फ्रेंड है, देन इजिप्ट भी इसका एक फ्रेंड है। इन तीनों ने मिलकर बेसिकली एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने रिलेशन जो थे वो तोड़ दिए। इवन नेवल और एयर जो टाइज हुआ करते थे इन कंट्रीज के बीच में वो भी तोड़ दिए थे। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना है। क्वेश्चन बनाया क्यों गया है, क्योंकि रिसेंटली गल्फ स्टेट्स जो है हमारे, उन्होंने एक सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील जो है उसको साइन किया है। कहां पर, 41st जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल समिट, जो कि अभी सऊदी अरेबिया के अंदर हुई थी। ठीक है, तो सोचिए किस कंट्री के साथ रिलेशंस को खत्म किया गया था। चलिए देखिए, यूएई तो वैसे भी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो वैसे ए तो अपने आप से ही कॉमन सेंस ही एलिमिनेट हो जाता है। तो आपको बी, सी और डी के बीच में सोचना था। तो कतर के साथ रिलेशन जो थे वो खत्म करे गए थे और ये टाइज जो थे उसको तोड़ा गया था। और उसका रीजन ये बताया गया था कि कतर जो है ईरान के काफी क्लोज जा रहा है, कतर के रिलेशंस ईरान के साथ काफी बढ़ रहे हैं, जो बाकी सारी जो गल्फ कंट्रीज थी उनको पसंद नहीं आ रहे थे। सो कतर को चार्ज किया गया था कि ईरान के साथ आप अपनी रिलेशन, अपनी बॉनोमी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम आपके साथ अपने रिलेशन तोड़ते हैं। और अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी डील जो है उसे साइन किया गया जीसीसी के द्वारा। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो पुराना है पूछा जा सकता है। तभी जैसे मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर्स वैसे आपके एक साल के ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यूपीएससी अगर पीछे जाता भी है तो वो किसी करंट न्यूज को देखकर ही पीछे जाएगा। और हमें ऐसा लगता है कि 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। वो करंट अफेयर्स 2-3 साल पुराने नहीं होते हैं, वो आपके प्रेजेंट उसी साल के करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें लगेगा 2017 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया, बट नहीं, इसकी जो रेलेवेंस है वो 2020 में ही थी, 2020-21 में ही थी, क्योंकि अभी सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी पैक्ट जो है वो साइन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये लोकेशन जो है जीसीसी कंट्रीज की देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जीसीसी को लेकर ही है, पूछा गया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। जीसीसी इज अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है, हो सकता है। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय एन अग्रीमेंट कंक्लूडेड इन 1981। तो 1981 के अंदर एक अग्रीमेंट के थ्रू इसे बनाया गया था। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर लोकेट करता है, वो रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर है। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सो अगर जीसीसी की बात करें, एक तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे सारी की सारी कंट्रीज लोकेशन वाइज पास में ही है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो ये अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, इवन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल तौर पे भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जुड़ी हुई है आपस में, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। 1981 में एक अग्रीमेंट के थ्रू इसे बनाया गया था और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पे लोकेट करता है, सऊदी अरेबिया, रियाद में। ठीक है, दिस इज द लोकेशन, ध्यान रखिएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर है। रिसेंटली हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर, बेसिकली अफ्रीका को लेकर एक न्यूज थी, बताऊंगा वो क्या न्यूज थी, बट पहले यहां पे आपको बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले भी मिलता जुलता क्वेश्चन हम आई थिंक 3 से 4 महीने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तब भी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो था वो न्यूज में था, बट अगेन दोबारा से न्यूज में आया, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड अगेन। यहाँ पे जो कंट्रीज के नाम दिए वो अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पे एरिट्रिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, हो सकता है सोमालिया, इथियोपिया, युगांडा। सोचे, चलिए डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट, उनको लेकर बेसिकली रिसेंटली न्यूज थी। जो ग्रैंड रेनेसो डैम है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर फॉल करता है। इसको लेकर इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है। काफी टाइम से इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन अभी सारी कंट्रीज जो है एक रेजोल्यूशन चाहती हैं इस पर्टिकुलर डैम के ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर न्यूज बन के आ सकती है। तो यहां पे देखिए, वैसे अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आप देखेंगे अलग अलग चीजें बता रखी हैं। ज्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो 4 कंट्रीज जो हैं, कौन कौन सी है, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया एंड जिबूती, इसको बताती है। जैसे यहाँ पे देखा ना,
कंट्रीज मेकिंग अप द होर्न ऑफ अफ्रीका, और कलर कोडिंग कर रखी है। तो ये जो 4 कंट्रीज हैं जिसको आप सीड के तौर पे याद रखेंगे, सीड क्या है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, ये 4 कंट्रीज जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका को फॉर्म करती हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जिन्होंने बाकी की कंट्रीज जो है, कीनिया है, तंजानिया है, इसका कुछ पोर्शन भी जो है इसके अंदर माना है, और इवन कुछ वेबसाइट्स ने युगांडा भी माना है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी इंटरप्रिटेशन, बट मोस्ट ऑफ द सोर्सेज जो है और मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट सोर्सेज जो थे वो इन्हीं 4 कंट्रीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर बता रहे थे। नेवरदलेस मैंने आपको जो दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है वो भी बता दी है, ध्यान रखिएगा। याद रखने का तरीका, सीड को याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सीड याद रखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद आ जाएगी। तो एरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया, 1 2 3 आंसर क्या हो जाएगा, सी। हालांकि देयर आर वेरी फ्यू वेबसाइट्स जो कि युगांडा को भी इंक्लूड करती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और उससे पहले एक बार क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रीलिम्स आने के लिए 170 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के अंदर आपको डे वाइज प्रिपरेशन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो दैट एवरीडे बेसिस पे आप असाइनमेंट्स कर पाएं, और उन असाइनमेंट के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर पाएं। सो इसमें डे 1 से लेके डे 200 तक आपके असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे दिए जाते हैं, सो दैट आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के जो असाइनमेंट्स है वो भी कंप्लीट कर पाएं, और यूपीएससी जर्नी के अंदर जो सक्सेस आप एनविजन करते हैं उसको अचीव कर पाएं। सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप exam.netmock.com पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया वेयर द एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 इज रिसेंटली कमेंस्ड। तो कहां पर अभी वाटर बर्ड सेंसस 2020 जो है इसे शुरुआत करी गई है इसकी। सोचे कि आंध्र प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात में, सोचे। चलिए, तो अभी रिसेंटली न्यूज में था 2 दिन का एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 जो है इसे आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है, और इसे शुरू किया गया है किसके द्वारा, बीएनएचएस के द्वारा। बीएनएचएस क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके एक्सपर्ट्स ने ये पर्टिकुलर सेंसस जो है इसको शुरू किया है। द एडब्ल्यूसी जो है आपका एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बीएनएचएस और इसके साथ एक और बॉडी है दैट इज वेटलैंड इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बीएनएचएस, वेटलैंड इंटरनेशनल, दोनों में से कोई भी नाम एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, और कहां पे किया जा रहा है ये भी पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे और आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है यक्षांगना इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की एक थिएटर फॉर्म है जिसका नाम है यक्षांगना, हो सकता है इट इज अ टेम्पल आर्ट फॉर्म दैट डिपिक्ट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराण्स। ये एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है जिसको मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था, और ये बेसिकली जो हमारे पुराण्स हैं या फिर जो दूसरी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उनका इसके अंदर डिपिक्शन किया जाता है, उसको यहां पे शो किया जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज थी कि एक यक्षांगना आर्टिस्ट जो थे स्टेज के ऊपर उनकी परफॉर्म करते हुए डेथ हो गई, एंड दैट्स व्हाई यक्षांगना के बारे में भी जिक्र किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यक्षांगना का पूछा जाना इस बार एग्जाम के लिए। इसमें काफी सारा जो आप कह सकते हैं हेड गियर्स, काफी फेशियल मेकअप किया जाता है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स डाली जाती है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो दीज आर द यक्षांगनाज आर्टिस्ट जो कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका की। यस, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर बेसिकली जो आपकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, पुराण जो हमारे पुराण दिए हुए हैं उनके अंदर की जो स्टोरीज होती हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको परफॉर्म किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। और पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ और चीजें इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, क्योंकि कर्नाटका से है तो कन्नड़ भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके अंदर रेसिटेशंस होती हैं वो कन्नड़ भाषा में होती है, लेकिन इसके साथ साथ मलयालम भाषा के अंदर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वेरियस पेयर्स आपको दिए गए और पूछा है कि बताएं कौन सा पेयर आपका करेक्ट है। पहला है नौटंकी। नौटंकी कहा गया कि उत्तर प्रदेश से आता है, हो सकता है। तो यहां पे देखिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स में मेंशन किया हुआ है तो पूछा जा सकता है। लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म्स दे रखी हैं वेरियस, और राइट साइड में उनके स्टेट्स दिए हुए हैं। तो पूछा गया भावना जो है वो मध्य प्रदेश से आता है, हो सकता है। मार्च जो है ये असम से आता है, असम में परफॉर्म किया जाता है। सोचें, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए नौटंकी जो है यूपी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। लेकिन भावना जो है
ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है जो कि आसाम से आता है, ना कि मध्य प्रदेश से, ठीक है। और मार्च जो है वो मध्य प्रदेश से आता है और भावना आसाम से आता है, ध्यान रखिएगा। ये इंटरचेंज करके दिया था आपको, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन से प्रदेश से कौन सा आपका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म आता है उसके बारे में पता होना चाहिए। जात्रा या यात्रा जो है वो वेस्ट बंगाल उड़ीसा के अंदर आए, कोदियत्तम जो है केरला से है, मोदियत्तू भी केरला से है, भवाई जो है गुजरात से है, और बाकी नौटंकी, मार्च और भावना जो है वो तो हमने यहां पर देख लिया। देन हमने यक्षांगना भी कर्नाटका से आता है, ये भी जान लिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, 3 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा है बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट पोर्टल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट इसको लेके कहती है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। द एम इज टू रिप्लेस फिजिकल प्रोसेसेस विद ऑनलाइन वंस टू मिनिमाइज द नीड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। इसका मुख्य जो मकसद है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फिजिकल प्रोसेसेस जो है उसको खत्म किया जाए और पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन लेके जाया जाए। द पोर्टल हैज a focus on ease of doing business and to bring more transparency and provide professional support। तो इसके अंदर प्रोफेशनल सपोर्ट देने की बात करी गई है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करी गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की बात करी गई है। सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लाई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट लाई होगी, कौन इसको लाया होगा और इसका पर्पस क्या होगा, सोचिए। चलिए, तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर रेलवे ने जो वेरियस एग्रीगेटर्स हैं, जो ट्रकर्स हैं, वेयर हाउस ओनर्स हैं, लेबर प्रोवाइडर्स हैं, उनको भी इसके साथ जुड़ने के लिए कहा है और उनको भी अपनी सर्विसेज को यहां पर देने के लिए कहा है। तो 9000 फ्रेट कस्टमर्स, 4000 फ्रेट टर्मिनल्स जो हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू होने क्या वाला है, इससे जो फिजिकल प्रोसेसेस होते थे वो खत्म करके अब ऑनलाइन मैकेनिज्म जो है, ऑनलाइन अपरेटस जो है वो शुरू हो जाएगा। और जब ये चीजें सब ऑनलाइन जाएगी तो डेफिनेटली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ने वाला है और ट्रांसपेरेंसी भी पूरे सिस्टम के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो पहले की ही कोरोलरी थी, इजी था इसको बताना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। मेन आपको ये देखना था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसे लाया गया। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, सेकंड थर्ड के साथ आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इन नटशेल कहा जा सकता है कि जो आपका कार्गो होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है कार्गो के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एक इन्फोग्राफिक जिसके अंदर बता रखे कि रजिस्ट्रेशन करना इजी है, एडवांस सर्विसेज दी जाएगी, कमोडिटी इन्फॉर्मेशन पेजेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोफेशनल सपोर्ट रहने वाला है, कन्वीनियंट टूल्स एंड सर्विसेज रहेंगी और लॉजिस्टिक पार्टनर्स को वेलकम इसके अंदर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है यूएई को लेकर, क्योंकि गल्फ ऑपरेशन काउंसिल काफी न्यूज में था। हमने कतर के बारे में देखा, हमने जीसीसी के बारे में देखा। यूएई जो है इसकी लोकेशन अब हम जानने वाले हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी के लिए 2 एरियाज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक इजराइल के पास का जो रीजन है वो, और दूसरा सऊदी अरेबिया जो आपका ये रीजन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाला रीजन है। यहां पर जो आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि किस कंट्री का बॉर्डर किससे टच करता है, कितनी कंट्रीज का बॉर्डर टच करता है, कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर टच करता है, ये चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। तो दैट्स वाई यूएई के बारे में बताएं कि किस किस कंट्री का बॉर्डर इसे टच करता है, क्या ओमान का करता है, व्हाट अबाउट सऊदी अरेबिया, कतर, सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही है यहां पर। सो दिस इज सऊदी अरेबिया और ये आपका यूएई है। यूएई को नीचे ओमान टच कर रही है, देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया टच कर रही है। कतर पेनिनसुला जो है ये अलग से है, ये यूएई को टच नहीं कर रहा है। इवन नीचे ये यमन है, यमन भी टच नहीं कर रहा है। कुवैत तो काफी दूर है वैसे भी। चलिए, तो ओमान और सऊदी अरेबिया 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टच करती हैं किसको, यूएई के बॉर्डर को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो अभी हम 2 मिनट के अंदर करेंगे रिवाइज और रिवीजन के अंदर हम करेंगे एक्टिव रिवीजन, जिसके क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। एंड उसके बाद मैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेकर। जल्दी से मुझे बता दें कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां से आया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने आपको पूरा ये बताया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में प्रोसीजर के ऊपर फोकस किया जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर के साथ साथ फेयरनेस जो होती है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। एंड वी हैव दिस मेंशन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कहां पे दिया गया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मैंने आपको तरीका बताया था, पीबीएल, तो ये ब्रिटेन से लिया है, और दूसरा जो बचा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अपने आप ही यूएस हो जाएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट दिया था, दैट्स वाई ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अंदर क्या क्या आते हैं जल्दी से बताएं। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक के अलावा मैंने आपको 2 चीजें और भी बताई थी, रादर 3 चीजें और बताई थी। बताएं वो 3 चीजें कौन कौन सी
सेंट्रल विस्टा के अंदर इन तीनों के अलावा और क्या आता है, जल्दी से बताएं। यस, क्या साउथ ब्लॉक आता है? यस, साउथ ब्लॉक इज ऑल्सो देयर, इंडिया गेट इज ऑल्सो देयर एंड नेशनल आर्काइव्स इज ऑल्सो देयर। लास्ट में हमने फिर डिस्कशन किया था सऊदी अरेबिया और उसके अलाइज का। इन्होंने अपने रिलेशन जो थे वो कतर के साथ जो सेवर कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, और उसका रीजन क्या था, कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री थी जिसकी वजह से कतर के साथ रिलेशंस को खत्म किया गया था। न्यूज क्या थी अभी, सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी का जो एक पैक्ट है वो जीसीसी के द्वारा साइन किया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर, एक समिट करी गई थी उसके दौरान। दैट्स व्हाई ये पूरा डिस्कशन किया गया था, और तभी पुराने जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ईरान वो कंट्री थी जिसके साथ कतर के रिलेशन काफी इंक्रीज हो रहे थे, और इसी वजह से कतर के साथ बाकी जीसीसी कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज ने रिलेशंस को खत्म कर दिया था। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 जीसीसी को लेकर। जीसीसी का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, जल्दी से मुझे बताएं। हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर है। उसके बाद मैंने आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एक तरीका बताया था याद रखने का, जल्दी से मुझे वो शब्द बता दी, कौन सा शब्द था वो जिसकी वजह से आप चारों कंट्रीज के नाम याद रख सकते हैं, जल्दी से बताएं। यस, सीड था वो। सीड्स में एस क्या है, सोमालिया, ई क्या है, एरिट्रिया, फिर ई क्या है, इथियोपिया, और डी क्या है, जिबूती। यस, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखा दिया था। ग्रैंड रेनेसो डैम जो है इसको लेकर कंट्रीज जो है, इथियोपिया खासतौर पे, वो कोशिश करिए सूडान और इजिप्ट के साथ किसी न किसी तरीके का यहां पर एक रेजोल्यूशन जो है वो अचीव कर लिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव कर रहा था। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था एशियन वाटरबर्ड सेंसस 2020 के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं कहां पे इसे किया जा रहा है। वो इजी था, मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश। लेकिन कौन सी एजेंसीज इसको कर रही हैं, 2 एजेंसीज थी, मैंने आपको बताई थी, दोनों का नाम बताएं जल्दी से, कौन कौन सी थी। वहां के एक्सपर्ट्स जो थे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ये सेंसस करने के लिए। 2020 के अंदर इसे कमेंस किया गया था। यस, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। चलिए, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1987 इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 1987 में से इनिशिएट किया गया था, और इसमें काफी सारी कंट्रीज जो है वो भी इन्वॉल्व रहती हैं। देन हमारा डिस्कशन हुआ था यक्षांगना को लेकर। जल्दी से मुझे लैंग्वेजेस बता दें। मैंने आपको बताया था कर्नाटका का ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। 2 लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई थी, वैसे 3 है टोटल, बट 2 आप बताएं कौन कौन सी थी। कन्नड़ा तो होगी ही, क्योंकि मैंने कर्नाटका आपको यहाँ पे बता दिया है। पुरान्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को परफॉर्म किया जाता है, टेम्पल आर्ट फॉर्म है। दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी, दूसरी लैंग्वेज आपकी थी मलयालम। देन क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वेरियस पेयर्स जो थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। मैंने बताया था कि मार्च असम से है, भवना मध्य प्रदेश से है। आप मुझे बताएं कि भवाई कहां से है और कोदियत्तम कहां से। कोदियत्तम और भवाई के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। नौटंकी कहां से थी, यूपी से थी। यात्रा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर करा जाता है। कोदियत्तम मोदियत्तु केरला से और भवाई गुजरात से। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल के बारे में। जल्दी से मिनिस्ट्री बता दे कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेके आई है। बेसिकली पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसे ऑनलाइन और डिजिटाइज करने की कोशिश करी जा रही है, ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन जो है इसको इंक्रीज कर दिया जाए, और जो आपका फिजिकल इंटरफेरेंस रहता है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमें देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। रेलवे जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वो इसको लेकर आई है, जैसे कि आप इस इन्फोग्राफिक के अंदर देख सकते हैं। देन हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट क्वेश्चन को लेकर, जिसमें मैंने आपको मैप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यूएई के बॉर्डर को लेकर। यूएई के साथ कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर टच होता है, जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन सी 2 कंट्रीज थी। तो यहाँ पे ओमान है और सऊदी अरेबिया है, और कतर इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे रिवीजन जो है हमारी कंप्लीट होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर की पीडीएफ आपको मिले, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कोदियत्तम कहां से है। वैसे हमने इसको डिस्कस किया, लेट्स सी आपको याद है कि नहीं है। काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन अभी तो। चलिए, मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है मेंस के ग्रुप के अंदर, फ्रेट अर्निंग इज द मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया फॉर इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के लिए आप जानते होंगे जो फ्रेट होता है, जो मालगाड़ियां होती है, वही एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट करती है भारतीय रेल के लिए। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कि उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ये रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। कुछ टाइम पहले रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक टाइम टेबल है वो भी मालगाड़ियों के लिए लॉन्च करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर आप 150 to 250 वर्ड्स के अंदर आंसर करने की कोशिश करिएगा। देन जो नेक्स्ट हमारा नेटवर्क यूपीएससी का चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जब ऐसा लिखते हैं कि उनके कुछ महीने पहले तक 4 या 5 मार्क्स आया करते थे और अभी वो इंप्रूव होकर 7 और 8 हो गए, तो वो पढ़ के काफी, मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है इस चीज को लेके, एंड आपको तो मिलता ही होगा। तो डेफिनेटली अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और उसे फिर इंप्रूव जो होता है जब भी होता है तो उसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा। देन टेलीग्राम के ऊपर इस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी 10 बजे 10 PM एवरीडे बेसिस पे जो पीडीएफ होती है वो शेयर करी जाती है। Thanks for watching this lecture. Have a nice day. I'll see you tomorrow with new topics.